की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पहले समाचार की सुर्खियां, फिर विवरण। ईरानी मिसाइलें इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली को कैसे भेद रही हैं? ईरान के खतरे के चलते अमेरिका ने मध्य पूर्व से विमान और युद्धपोत हटाए। ईरान के परमाणु संयंत्र में रूसी कर्मचारी मॉस्को क्या करेगा? ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमला करने की अमेरिकी योजना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को विभाजित कर दिया है। नातांज परमाणु सुविधा पर इजरायली हवाई हमला। ईरानी मिसाइलें इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली को कैसे भेद रही हैं? कभी अभेद्य मानी जाने वाली ईरानी मिसाइलें इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली को भेदते हुए कब्जे वाले देश में कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला कर रही हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बेहतरीन रक्षा प्रणालियाँ जैसे कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और यहाँ तक कि थाड़ भी ईरान की नई पीढ़ी के हथियारों के सामने पूरी तरह से अजेय नहीं हैं। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसकी रक्षा प्रणाली अधिकांश हमलों को सफलतापूर्वक रोक रही है, लेकिन कुछ मिसाइलों की लगातार घुसपैठ ने सैन्य विशेषज्ञों के बीच चिंता पैदा कर दी है। सवाल उठता है कि ईरान इस अभेद्य दीवार को कैसे भेद रहा है? क्या इसके पीछे कोई नई रणनीति है या फिर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल? ईरान के इन हमलों में मध्य इजरायल के कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। राजधानी तेल अवीव में स्थित देश के सैन्य मुख्यालय किरिया पर भी मिसाइलों ने हमला किया। मंगलवार को ईरान ने दावा किया कि उसने एक इजरायली सैन्य खुफिया केंद्र और मोसाद योजना बेस को नष्ट कर दिया है। इजरायल की वायु रक्षा के केंद्र में आयरन डोम है। यह दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई मिसाइलों का पता लगाता है, उनके प्रक्षेप पथ को निर्धारित करता है और उन्हें उड़ान के बीच में ही नष्ट कर देता है। 2011 से इस्तेमाल की जा रही इस प्रणाली का इस्तेमाल आमतौर पर कम दूरी के रॉकेट को रोकने के लिए किया जाता है। हालांकि आयरन डोम के अलावा इजरायल के पास रक्षा की कई परतें हैं। बराक 8 मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकता है। डेविड स्लिंग मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकता है। थाड, एरो 2 और एरो 3 का इस्तेमाल लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इजरायल ड्रोन या मिसाइल हमलों को रोकने के लिए लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करता है। वायु रक्षा प्रणाली के 3 मुख्य घटक हैं। सबसे पहले रडार दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाता है। कमांड और कंट्रोल सेंटर तय करता है कि किस लक्ष्य पर हमला करना है। फिर लॉन्चर इंटरसेप्टर मिसाइलों को फायर करता है। प्रत्येक दुश्मन मिसाइल को रोकने के लिए आमतौर पर 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की जाती हैं। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि शनिवार के हमले में रक्षा प्रणाली 80 से 90% प्रभावी थी, जिसका अर्थ है कि कई मिसाइलों ने सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेदा। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई संभावित ईरानी रणनीतियां हैं। ईरान इजरायली सुरक्षा को विचलित करने के लिए एक साथ कई मिसाइलों और ड्रोन को लॉन्च करता है ताकि वास्तविक हमलों को रोका न जा सके। ईरान का दावा है कि उसकी फ़तह-2 मिसाइल एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन से लैस है, जो ध्वनि की गति से कम 5 गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती है और एक अनिर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। क्रूज मिसाइलें अपेक्षाकृत धीमी होने के बावजूद ज़मीन से बहुत नीचे उड़ सकती हैं और दिशा बदल सकती हैं, जिससे उन्हें हवाई सुरक्षा में घुसना आसान हो जाता है। ईरान की होवेज़े ऐसी ही एक मिसाइल है। ड्रोन या नकली मिसाइलों को इजरायल की सुरक्षा को भ्रमित करने के लिए भेजा जाता है ताकि वे रडार के लिए एक वास्तविक खतरा प्रतीत हों और मुख्य हमला बिना किसी बाधा के हो सके। कुछ मिसाइलें रडार द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए रडार एवेडिंग तकनीक का उपयोग करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह युद्ध तब तक चल सकता है जब तक कि प्रतिद्वंद्वी के हथियारों का भंडार खत्म न हो जाए। यानी कौन कितनी मिसाइलें और रक्षा प्रणालियां लंबे समय तक बनाए रख सकता है, यह युद्ध की दिशा तय करेगा। ईरान कब तक मिसाइल हमले जारी रख सकता है और इजरायल एरो 2 और एरो 3 रक्षा प्रणालियों को कब तक चालू रख सकता है, यह अब एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। ईरान के खतरे के चलते अमेरिका ने मध्य पूर्व से विमान और युद्धपोत हटाए। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि ईरान के खतरे के चलते अमेरिका ने मध्य पूर्व में कई ठिकानों से कुछ विमान और युद्धपोत हटाए हैं। अरब न्यूज़ ने रिपोर्ट की। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है
कि अमेरिका ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रतिष्ठानों पर हमला करने में इजरायल के साथ शामिल होगा या नहीं। इस बीच कतर में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को एक चेतावनी जारी की, जिसमें दूतावास के कर्मचारियों को कतर के अल-उदीद एयर बेस तक पहुंचने से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। दोहा के बाहर रेगिस्तान में स्थित यह बेस मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान है। कतर में दूतावास के कर्मचारियों और अमेरिकी नागरिकों को संबोधित चेतावनी में कहा गया है कि उन्हें चल रहे क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। दोनों अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी सैनिकों और उपकरणों को सुरक्षित रखना है। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने विमानों और जहाज़ों को हटाया गया है या उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि अल-उदीद बेस से उन विमानों को हटाया जा रहा है जो भारी सुरक्षा घेरे में नहीं थे। बहरीन के बंदरगाह से भी जहाज़ों को हटाया जा रहा है, जहां अमेरिका का 5वां बेड़ा स्थित है। ईरान के परमाणु संयंत्र में रूसी कर्मचारी मॉस्को क्या करेगा? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूसी नागरिक ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र में काम कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार 13 जून से विभिन्न ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के बावजूद इजरायल ने अभी तक इस संयंत्र पर हमला नहीं किया है। अगर इजरायल इस संयंत्र पर हमला करता है तो इसका असर रूस पर भी पड़ेगा। नतीजतन रूस कभी नहीं चाहेगा कि ईरान इस चल रहे संघर्ष में अपने फायदे के लिए ध्वस्त हो या विनाशकारी स्थिति का सामना करे। रूस ने ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र का निर्माण 2005 में शुरू किया था और इसे 2011 में चालू किया गया था। नतीजतन यह स्पष्ट है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा देश ने पहले ही ईरान के साथ 20 साल का रणनीतिक समझौता किया है, जिसमें ईरान के अंदर कम से कम 3 और परमाणु संयंत्रों का निर्माण शामिल है। नतीजतन इजरायल के साथ ईरान का चल रहा संघर्ष रूस को प्रभावित कर रहा है। शुक्रवार को ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशमर्गा से भी बात की। फोन कॉल में उन्होंने रूस पर चल रहे संघर्ष के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। हालांकि दोनों देशों का इतिहास बहुत जटिल है, लेकिन मॉस्को कभी नहीं चाहेगा कि रूस की खातिर ईरान इस संघर्ष में फंस जाए। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमला करने की अमेरिकी योजना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को विभाजित कर दिया है। कई लोग, खास तौर पर उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मगा कैंप के लोग, मध्य पूर्व में एक नए युद्ध का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों के बीच विभाजन के बारे में बात की है। एपी की रिपोर्ट। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, मेरे समर्थक अब मुझसे और भी ज्यादा प्यार करते हैं और मैं उनसे और भी ज्यादा प्यार करता हूं। यहां तक कि जब मैंने चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, उससे भी ज्यादा। ट्रंप ने कहा, मेरे कुछ लोग शायद थोड़े नाखुश हैं और कुछ बहुत खुश हैं, और मेरे कैंप के बाहर ऐसे लोग भी हैं जो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यह हो रहा है। वे भी बहुत खुश हैं। जबकि ट्रंप शांतिपूर्ण कूटनीतिक समाधान के रास्ते पर चल रहे हैं, वे ईरान पर सैन्य हमले की ओर झुके हुए हैं, इजरायल के साथ खड़े हैं और रिपब्लिकन पार्टी के हस्तक्षेप विरोधी वर्ग में चिंताएं पैदा कर रहे हैं। विशेष रूप से इजरायल के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए अमेरिकी बंकर बस्टर बम का उपयोग करने की संभावना और मध्य पूर्व में एक नए संघर्ष के खतरे से ट्रंप के समर्थकों के एक वर्ग में नाराजगी पैदा हो रही है। हालांकि ट्रंप ने कहा है, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाता है तो उसे रोकना जरूरी है। लेकिन उनके समर्थक कई लोग उनकी इस स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। प्रभावशाली मगा आवाज टकर कार्लसन और मार्जोरी टेलर ग्रीन भी इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रीन ने कहा, जो लोग चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध में शामिल हो, वे मगा नहीं हैं। हम विदेशी युद्धों से थक चुके हैं। कार्लसन और सीनेटर टेड क्रूज के बीच एक विवादास्पद साक्षात्कार वायरल हो गया है, जिसमें कार्लसन कहते हैं, आप ईरान के बारे में कुछ नहीं जानते। क्रूज ने जवाब दिया, मैं टकर कार्लसन नहीं हूं, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेना जानता हूं।
नातांज परमाणु सुविधा पर इजरायली हवाई हमला। इजरायल ने ईरान की नातांज परमाणु सुविधा पर हवाई हमला किया है। इजरायली रक्षा बलों (IDF) का दावा है कि इस सुविधा का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा रहा है। IDF ने एक बयान में कहा, वहां परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उपकरण हैं। वहां ऐसी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं जो परमाणु हथियार कार्यक्रम को गति देने में सक्षम हैं। यह पहली बार है कि नातांज पर हमले की खबर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख ने BBC को बताया कि इजरायल ने पिछले शुक्रवार को नातांज पर एक बार हमला किया था। इस हमले से नातांज में ईरान के भूमिगत यूरेनियम संवर्धन केंद्र के सेंट्रीफ्यूज को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना है। रविवार को ईरान ने अपनी पिछली स्थिति को दोहराया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। तेहरान ने 35 सदस्यीय IAEA बोर्ड से इजरायली हमले का कड़ा विरोध करने का आह्वान किया है। ईरानी राजधानी तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नातांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। यह एक अत्यधिक सुरक्षित सुविधा है। केंद्र के अस्तित्व का पहली बार 2002 में पता चला था। इस सुविधा में लगभग 70 सेंट्रीफ्यूज पंक्तियों के साथ 2 संवर्धन केंद्र हैं। नातांज परमाणु सुविधा पर अप्रैल 2021 में एक ही हमला किया गया था। संयोग से इजरायल शुक्रवार 13 जून से ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला कर रहा है। अब तक कम से कम 639 लोग मारे गए हैं। 1320 से अधिक घायल हुए हैं। वाशिंगटन स्थित संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने यह जानकारी दी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने यह भी कहा कि मरने वालों में 263 नागरिक और 154 सुरक्षा बल शामिल हैं। संगठन ने बाकी लोगों की पहचान नहीं की। हालांकि ईरान ने अभी तक इजरायली हमलों के दौरान हताहतों की संख्या की रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन नवीनतम ईरानी आंकड़ों के अनुसार इजरायली हमलों में 224 लोग मारे गए और 1277 घायल हुए। हालांकि तेहरान ने इजरायली हमलों के जवाब में तेल अवीव के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रखी है।